न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंदरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तुम्हारे जनरल लाइफ में होते हैं। सबके जनरल लाइफ में कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब में कुछ सर्किट्स बने होते हैं। तो उन सारे सर्किट्स का जो जाल होता है पूरा सा, उसको हम लोग कहते हैं द नेटवर्क। ठीक है। अब उस नेटवर्क में जब हम कोई पर्टिकुलर डिवाइस या कोई पर्टिकुलर सर्किट हमारे पास होता है, तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि उसमें फ्लो हो रहे करंट और किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट के अक्रॉस, एक्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज हमें पता करना होता है कि आखिर इस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है और इस कंपोनेंट के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है एट प्रेजेंट। और उसके साथ जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनके साथ एक मैनुअल होता है जो ये इंडिकेट करता है कि इस डिवाइस में ये कंपोनेंट लगा है और इस कंपोनेंट की रेटिंग्स होती है कि ये कंपोनेंट इतने वोल्टेज पर काम करेगा और इस रेटिंग के करंट पर ये सक्सेसफुली रहेगा। ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जरूरत पड़ती है, दो तरह की चीजें हैं। हम लोग देखते हैं कि एक एनालिसिस, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस, और दूसरा जो पैसिव नेटवर्क्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली, जिसको कहते हैं नेटवर्क सिंथेसिस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस में अंतर हम लोग देखें तो एनालिसिस, जैसे कि मेरे पास एक नेटवर्क दिया रहेगा, हाँ, गिवन रहेगा, ये नेटवर्क है आपको। अब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहेंगे, लाइक रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, बहुत सारे। अब मुझे डिटरमाइन करना होता है कि आखिर किस कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। जब मैं सप्लाई देता हूं इस डिवाइस को, तो इस डिवाइस में लगे हुए पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या है, और तब हम उसके मैनुअल से हम कंपेयर करते कितना होना चाहिए। ठीक है, वो अलग चैप्टर है, वो प्रैक्टिकल जब हम लोग आते हैं देखते हैं। तो हमें ये पहले कैलकुलेट करना होता है कि कितना वोल्टेज है, या उस कंपोनेंट से होकर के कितना करंट एट प्रेजेंट, जब मैं सप्लाई देता हूं तो करंट कितना फ्लो हो रहा, ये डिटरमाइन करना होता है नेटवर्क में। ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को, जिसमें हम लोग वोल्टेज या करंट या फिर रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, आई मीन इंपीडेंस जो पूरे सर्किट का होता है, उसका, उसे अगर डिटरमाइन करना हो तो हम लोग उस कंडीशन में अप्लाई करते हैं इस नेटवर्क एनालिसिस के माध्यम से। नेटवर्क, आई मीन नेटवर्क एनालिसिस के माध्यम से हम लोग किसी नेटवर्क को, कोई दिया हुआ जो नेटवर्क है, गिवन नेटवर्क है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं लाइक वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस आई मीन इंपीडेंस, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ, हम ये डिटरमाइन करने को, ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम लोग रखते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। आई मीन वी आर एनालाइजिंग द नेटवर्क। हम लोग उस नेटवर्क को एनालाइज करते हैं
कि आखिर इसमें वोल्टेज, इसके पर्टिकुलर लोकेशन पर वोल्टेज क्या है, पर्टिकुलर ब्रांच में करंट क्या है, और पर्टिकुलर सर्किट में इंपीडेंसेस क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग रखते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। ठीक है, तो नेटवर्क एनालिसिस में क्या हुआ, एक सिस्टम, एक नेटवर्क दिया रहता है, फिर हम एनालाइज करते हैं। सिंथेसिस में क्या होता है, मेरे पास नेटवर्क नहीं दिया रहता है। ठीक है, नेटवर्क नहीं होता है। नॉर्मल केस में नेटवर्क इक्वेशंस मेरे पास होते हैं। नॉर्मल केस में नेटवर्क इक्वेशंस, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कई बार कहते हैं, वो दिए रहते हैं, और उस इक्वेशन को, उस इक्वेशन से उस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और तब हम वहां से एक नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। एक नेटवर्क, हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, जिस प्रोसेस से, एक इक्वेशन से एक नेटवर्क फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द नेटवर्क सिंथेसिस। मतलब हम लोग नेटवर्क को सिंथेसाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मतलब एक इक्वेशन से हम लोग नेटवर्क को बनाते हैं, एक पूरा खाका हम लोग खींचते हैं। यहां पर क्या होता है, एक खाका खींचा हुआ रहता है, नेटवर्क्स दिए रहते हैं, तुम्हें उसके कंपोनेंट्स निकालने होते हैं, और यहां पर तुम्हारे पास इक्वेशंस दिए रहते हैं, और वहां के उस इक्वेशन के माध्यम से तुम्हें एक नेटवर्क बनाना होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सिंथेसिस। अब नेटवर्क एनालिसिस को हम लोग देखें, तो नेटवर्क को अगर हम लोग एनालाइज करें, किसी भी नेटवर्क को एनालाइज करने के मेरे पास दो मेथड है। एक हम लोग कहते हैं मेश मेथड, जिसमें हम लोग केवीएल इस्तेमाल करते हैं। केवीएल क्या जानते हैं तुम लोग, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, दूसरा मेथड है जिसे हम लोग नोड मेथड कहते हैं, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं केसीएल, किर्चॉफ करंट लॉ। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेटवर्क एनालिसिस को दो पार्ट में हम लोग देखते हैं, और नेटवर्क की एनालिसिस हम लोग इसी तरह से अलग अलग नेटवर्क्स की करते हैं। उसी तरह सिंथेसिस, अगर मैं देखूं नेटवर्क सिंथेसिस, तो नेटवर्क सिंथेसिस को भी हम दो तरीके से करते हैं, एक फोस्टर्स फॉर्म और दूसरा कयर्स फॉर्म। ये दो फॉर्म है। आगे हम लोग जब इसकी चर्चा करेंगे सिंथेसिस की, तो हम लोग देखेंगे वहां पर ये फोस्टर्स फॉर्म कैसा फॉर्म होता है, और कयर्स फॉर्म कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है मोटे तौर पर तुम्हारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम लोग इसमें से सबसे पहले शुरू करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। हाँ, और इस एनालिसिस में देखेंगे मेश मेथड एंड नोड मेथड। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो बात करें, मेश मेथड से शुरू करते हैं। तो आज का क्लास हमारा रहेगा मेश मेथड पे, और तब फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसमें तुम्हें मिटा दो ये। देखें, मेश मेथड।
तो मेश मेथड से हम लोग देखें, नेटवर्क एनालिसिस का ये मेथड है एनालाइज करने का। तो इस मेश मेथड में जैसा कि हमने बताया कि एनालिसिस में एक मेरे पास नेटवर्क दिया रहता है और हमें एनालाइज करना होता है। तो ये मेथड को जाने से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं समझ लें। जैसे वोल्टेज को हम किस तरह से लिखें पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में, करंट को हम किस तरह से लिखें, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं मूव कर रहा हूं किसी भी नेटवर्क में अगर मैं मूव कर रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं, तो जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, अगर सपोज मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, अगर कोई बैटरी इस तरह से लगी है और मैं इस नेटवर्क में इस तरह से मूव कर रहा हूं, ठीक है, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो मेरा मूवमेंट क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू अपर हायर पोटेंशियल। तो ये मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ, जैसे पानी होता है तुम्हारे यहाँ टंकी में, तो अगर टंकी में पानी होता है और पाइप से कनेक्ट होता है तुम्हारा टेप, तो कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ टेप खोलते हो तो पानी टंकी से आने लगता है। क्यों? क्योंकि टंकी जो होता है हायर पोटेंशियल पर होता है और टेप जो होता है तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पर होता है। उसी तरह लेकिन नीचे जो पाइप है जहां वहां पर नीचे लोअर पोटेंशियल से अपर हायर पोटेंशियल यानी टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए मुझे एक मोटर लगाना पड़ता है, मुझे वर्क डन करना पड़ता है ताकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ पानी को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो उसमें मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को लाने के लिए किसी तरह का मुझे काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कनेक्ट कर देना होता है। तो मैं देखूं हायर पोटेंशियल से इसको थोड़ा सा और ये कर लें कि हायर पोटेंशियल इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो होता है हायर पोटेंशियल पर, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं इस तरह, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, द पॉजिटिव मूवमेंट। ये नेचुरल है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कोई भी चीज फ्लो होती है। जैसे अगर कोई चीज तुम छत पर चढ़ के अगर कोई पत्थर या कोई कागज ऐसे छोड़ दो हाथ से तो नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे से कोई पत्थर अगर छत पर फेंकना हो तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट जो है पॉजिटिव टू निगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं द पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव। और अगर मैं निगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट अगर मैं देखूं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से चल रहा हूं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाऊं, तो ये मूवमेंट किस तरह का है, तो नेगेटिव मूवमेंट, इसको मैं कहूंगा नेगेटिव मूवमेंट। ये मैं कहूंगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना नेगेटिव मूवमेंट। ये वोल्टेज के लिए हम लोग ये देखते हैं इस तरह से। ठीक, तो इस बेसिक बात को, और करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। कैसा, यहां पर हायर पोटेंशियल है और यहां लोअर पोटेंशियल है, तभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अदरवाइज अगर मैं यहां पर निगेटिव दे दूं यहां पॉजिटिव, तो करंट अगर मैं दिखाता हूं कि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा, मतलब वो निगेटिव करंट हो गया। मतलब अगर मैं दिखाऊं
दिस इज द पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ का जो मूवमेंट है, इसको मैं क्या कहूंगा? पॉजिटिव मूवमेंट। अगर मैं यही कोई पॉइंट यहां पर है, यहां पर है, और मैं दिखाता हूं, इस तरह से दिखाता हूं, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हा? अगर मैं दिखा रहा हूं इस तरह से एरो, मतलब कि मैं बता रहा हूं करंट ऐसे फ्लो, एक्चुअली क्या होगा, यहां पर करंट ऐसे फ्लो होगा, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं इस तरह, इसका मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूं दैट इज द नेगेटिव करंट, नेगेटिव नेगेटिव करंट। ये सेम चीज हम लोग करंट और वोल्टेज के केस में देखते हैं। इस बेसिक चीज को अगर ध्यान में रखा जाए, सिर्फ ये कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने को पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने को हम लोग निगेटिव मूवमेंट कहते हैं। सिंपल बात है, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास एक, सपोज मैं एक नेटवर्क के एग्जांपल से ही इस चीज को मैं मेश मेथड को, मेश मेथड से हम लोग किसी भी नेटवर्क में देखना चाहेंगे कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, अगर छोटा नेटवर्क हो तो तुम सिंपल केवीएल केसीएल अप्लाई करके एक दो एलिमेंट का हो तो तुम कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन जहां नेटवर्क बड़ा हो, 10 20 25 एलिमेंट्स लगे हों, 7 8 10 नोड्स हों, हाँ, तो उसको हम लोग इस मेथड से ही एनालाइज कर पाएंगे। ये तो बात हो गई। अब दूसरा बात, इसमें दो चीजें हम लोग देखेंगे, नोट करेंगे। एक तो आता है मेश, क्या है? मेश और लूप। ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिखना ये उतना ये नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह कन्वीनियंट के लिए मेश और लूप। ये होता क्या है मेश और लूप? लूप मतलब, लूप का मतलब समझे, इंग्लिश वर्ड है, मेश इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब होता है कि एक क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ, क्लोज पाथ का बोले तो, क्लोज पाथ बोले तो जहां से मैं शुरू करूं और कुछ रास्ता तय करके फिर मैं वहीं पहुंच जाऊं, तो उस पूरे पाथ को हम लोग कहते हैं द क्लोज पाथ, या उसका पाथ को हम लोग कहते हैं ए लूप। ठीक? तो ये लूप, जैसे कि अगर मैं यहां से चल रहा हूं, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चलते हुए फिर मैं यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये जो पाथ मैंने ड्रॉ किया, ये एक क्या है? लूप है, मेश है, एक क्लोज, इसको कई जगह लोग क्लोज लूप भी कहते हैं। ठीक है? तो ये एक लूप है। तो लूप का मतलब है कि एक क्लोज पाथ। दूसरा टर्म आता है जिसकी हम लोग बात करें, द नोड। नोड, नोड एक पॉइंट, ये बात करूंगा। नोड क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जहां कुछ आता है, वहां से कुछ, यहां बहुत सारे कुछ आ रहे हैं और यहां से कुछ जा रहे हैं। एक जंक्शन पॉइंट, नेटवर्क का जंक्शन पॉइंट, जहां एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हो और वहां पर कुछ करंट आ रहा हो और वहां से कुछ करंट जा रहा हो, ऐसे पॉइंट, जंक्शन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड। दो चीज क्लियर हो गया, लूप एंड नोड। नोड क्या है? एक पॉइंट है जहां पर बहुत सारे करंट्स आते हैं या फिर वहां से जाते हैं। और मेश क्या है? एक क्लोज लूप, एक रास्ता, एक पाथ ऐसा जो बंद हो, जहां से चलो और वहीं से खत्म करो। ठीक? तो ये दो टर्म आएंगे तुम्हें इसमें। तो मैश एनालिसिस मेथड में हम लोग एक नेटवर्क लेते हैं, सपोज
एक नेटवर्क, सबसे पहले मैं एक नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ। ये एक बैटरी है V1 और एक बैटरी है V2, इस तरह से लगा हुआ है। इसमें कुछ इम्पीडेंसेस हैं, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 एंड Z6। ठीक, ऐसा एक नेटवर्क है। थोड़ा ये ओके। ये एक नेटवर्क है। अब अगर मैं छोटा नेटवर्क अगर इतना होता तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता डायरेक्ट केवीएल और मैं यहाँ से निकाल लेता है कि इसमें करंट कितना चल रहा है, वोल्टेज ये किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है। लेकिन इस नेटवर्क में जहां एक से ज्यादा सोर्स भी लगे हैं, देख रहे हो, और ये दोनों वोल्टेज सोर्स है, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, देखो वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इनके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैंने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जब हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त दिखाया कि वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे, करंट सोर्स। यहाँ सोर्स दो लगे हुए हैं, नेटवर्क ऐसा है। इसमें हमें देखना है कि किसी यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, या फिर यहाँ कितना वोल्टेज होगा, या फिर यहाँ कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, हमें इंडिविजुअली जानना है कि पर्टिकुलर टर्मिनल के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज, या मुझे ये भी जानना है कि इस सर्किट में इस एलिमेंट से होकर के, क्योंकि जब दो सोर्स लगे हैं तो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज सोर्स लगेगा करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो, लेकिन इसमें पर्टिकुलर मैं जानना चाहता हूं कि इसमें पर्टिकुलर कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर मैं इसमें जानना चाहता हूं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे केस में मैं इस मेथड से इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें इसके जो बेसिक्स ये हैं। मेश मेथड में सबसे पहला बात, कोई भी नेटवर्क दिया हो तो पहले वॉच करो, ऑल एनर्जी सोर्सेज मस्ट बी वोल्टेज सोर्स। एसेंशियल क्या है? ऑल एनर्जी सोर्स मस्ट बी ए वोल्टेज सोर्स, आइदर इट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये वोल्टेज सोर्स होना चाहिए अगर सोर्स है तो। अगर वोल्टेज सोर्स के अलावा कोई करंट सोर्स है तो हमें काम क्या करना होता है कि इमीडिएट, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले, जैसे मुझे दिख गया कहीं पर भी करंट सोर्स, तो मैं क्या करूंगा, उस करंट सोर्स को इमीडिएट पहले वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा ये। ठीक है,
कि तो यहाँ पर तो मेरे पास दोनों वोल्टेज सोर्स है, तो कोई ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर वोल्टेज सोर्स के अलावा करंट सोर्स हो तो वहां पर ट्रांसफॉर्म करो, नंबर 1। उसके बाद इसमें अगर मैं एनालाइज करने की बात करूं तो लूप देखना चाहूंगा कि लूप कितना बन रहा है इसमें, मतलब क्लोज लूप, आई मीन मेश कितने बन रहे हैं, लूप्स कितने होंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स, इसको अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं, m इज इक्वल टू b माइनस n प्लस 1। एक फॉर्मूला है, एक बेसिक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ लूप्स, अब मुझे पता नहीं है कि इसमें कितने लूप बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूं, डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा, जहां पर नंबर ऑफ लूप्स m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस n प्लस 1। यहां b क्या है, b द नंबर ऑफ ब्रांच एंड n इज द नंबर ऑफ नोड्स। b को मैं यहां लिख दूं नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड n को मैं लिख दूं नंबर ऑफ नोड्स। मैं काउंट करके देख सकता हूं, जैसे इसी ये एक एग्जांपल मैंने लिया, तो ब्रांच जैसे जितने, अब ब्रांच किसको कहेंगे, जितने एलिमेंट लगे हैं वो सारे ब्रांच हैं, चाहे ये हो वोल्टेज वाला हो, ये या ये हो 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 ये हो या ये हो, ये सारे ब्रांच है। और जहां पर कोई एलिमेंट, जैसे यहां और यहां के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं कंसीडर करता हूं इसको और इसको एक ही पॉइंट, इसके बीच में इसको मैं ब्रांच कंसीडर नहीं करता हूं, एक ही पॉइंट कंसीडर करता हूं। उसी तरह यहां और यहां के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, लाइक रेजिस्टेंस कोई नहीं है, तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेम पॉइंट कंसीडर करता हूं। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको मैं एक ब्रांच कंसीडर करूंगा। तो अगर मैं काउंट करना, जहां पर जैसे ये पॉइंट देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, और इन दोनों को मिला दूं मैं, एक हो गया, इन दोनों को मिला दूं मैं, एक हो गया। तो अगर मैं ब्रांच काउंट करूं तो देखो कितने ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। तो नंबर ऑफ ब्रांच कितने होंगे, 8 माइनस ये m इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स, मतलब इस पूरे नेटवर्क में लूप कितने बनेंगे उसके लिए हम फॉर्मूला 8 माइनस, अब देखें क्या, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और प्लस 1, तो कितना हुआ, 8 माइनस इज 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। आई मीन अगर मैं देखूं, ये कह रहा फॉर्मूला कि इस नेटवर्क में 3 लूप होंगे, नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, 3 होंगे। देखो बन भी रहा है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। हाँ, इस तरह से तुम देख करके भी पता कर सकते हो कि ये एक लूप है, दूसरा लूप है, तीसरा लूप है। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो, कई बार हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है या टेस्ट भी करना पड़ता है। कई बार हम जब कंफ्यूज डिटरमाइन ये नहीं हो सकते हैं कि क्या इतना ही लूप होगा, तो अगर तुम डिटरमाइन नहीं हो पाते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तुम्हें आ जाएगा कितने लूप्स होंगे इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप भी हम लोग देख लिए, तो यहां पर मुझे लगा कि 3 लूप बन रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, तो मैं तीनों लूप के लिए मैं क्या करंट असाइन करता हूं, इसको कहते हैं द लूप करंट।
तो मैं इस लूप के लिए प्लस माइनस एक करंट इस तरह से लूप, इसको देखो इस तरह से जब मैं बनाता हूं, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस लूप में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसको मैं नाम दे दिया, नंबर कर दिया I1। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सबको मैं क्लॉकवाइज ही दूंगा, नॉर्मल कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में देना अच्छा रहता है। I2, देखो यहां भी बैटरी का ये डायरेक्शन है तो इसलिए अगर यही बैटरी यहाँ पर उल्टा होता, पॉजिटिव ऊपर होता, निगेटिव नीचे होता, तो मैं लूप इस तरह हो सकता था कि मैं बना सकता, लेकिन यहाँ पर अब मैंने नंबर दे दिया I3, I1, I2, I3, तीन लूप करंट्स मैंने यहां पर अज्यूम किए, मैंने अज्यूम किया कि ये तीन लूप करंट्स हैं। तो मेश मेथड से मैं ये तीनों लूप करंट्स डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, और जब ये तीनों लूप करंट में डिटरमाइन कर लिया तो किसी भी ब्रांच में कितना करंट है वो मुझे पता चल जाएगा, किसी भी टर्मिनल के किसी भी ब्रांच के किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। तो मैं यहां से देखता हूं कि एक लूप से मैंने तीन लूप्स डिटरमाइन कर लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं लूप 1, इसको दे दूं मैं लूप 2, और इसको दे दूं मैं क्या, लूप 3। ठीक, अब मैं अप्लाई करना चाहूंगा केवीएल। मैंने बताया था कि मेश मेथड में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक, बेसिक बात हम लोगों ने समझ ली थी कि केवीएल में क्या होता है। केवीएल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप इक्वल टू 0। किसी भी लूप में सारे एलिमेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे उन सब का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर। सिंपल। तो देखो, जब मैं कह रहा हूं कि इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, करंट अगर इस ब्रांच में यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये लूप ऐसे है, इसका मतलब इस ब्रांच में ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इसका मतलब ये टर्मिनल का ये पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, इसका मतलब यही हुआ। उसी तरह अगर मैं कह रहा हूं कि ये लूप में करंट जब ऐसे फ्लो, मतलब इस एलिमेंट से करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है। ठीक है जी, क्लियर है। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि ये टर्मिनल का इस रेजिस्टेंस का, इस इंपीडेंस का ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, मतलब हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। उसी तरह इसमें करंट मैं कह रहा हूं कि ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हायर है, ये लोअर है। मैं कह रहा हूं कि ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अलग अलग लोग। अब एक क्वेश्चन आएगा कि इसी एलिमेंट के अक्रॉस आपने दो तरह का दिया, मेरा ये एज्यूम्पशन है I1, I2, I3 मैंने एज्यूम किया है, हो सकता है मेरा एज्यूम्पशन सही भी हो, मेरा गलत भी हो, हाँ हो सकता है। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो ये वाला निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर उल्टा फ्लो, जब भी करंट उल्टा फ्लो, इसका मतलब करंट का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा कैलकुलेट करोगे तो मैंने एज्यूम करके, तो एक एज्यूम्पशन चाहिए और वो इन्वर्सल एज्यूम्पशन चाहिए। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर है, बस। अब वो होगा क्या, आगे देखते हैं। फिर मैं इस लूप में देखूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करंट ऐसे फ्लो रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। यहाँ तो वोल्टेज है, ये
लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है। और यहां से ऐसे, यहां पर तो कुछ नहीं है, और ये यहां पर हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, क्लियर है कि नहीं है? इतने बात क्लियर है? कहीं किसी को डाउट हो? ओके, विल मूव। अब मैं हर लूप में अलग अलग केवीएल अप्लाई करूंगा। नाउ अप्लाइंग KVL, now applying KVL in loop 1। लूप 1 मेरा ये है, ये वाला लूप है, मतलब अगर मैं यहां से चलूं ऐसे घूमते हुए मुझे यहां पहुंचना होगा, दिस द लूप 1। तो लूप 1 में मैं केवीएल अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो देखो अब मैं यहां से चलना चाह रहा हूं, चलो मैं यहां से शुरू करना चाह रहा हूं, और यहां से चल करके ऐसे होते हुए मैं यहां पहुंचू, तो मैं शुरू करूं, तो यहां पर वोल्टेज क्या होगा? करंट इस समय कह रहा हूं कि I1 फ्लो हो रहा है, और इंपीडेंस कितना है? Z1 है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ है, तो ये पॉजिटिव फ्लो होगा, तो मैं पॉजिटिव फ्लो लिखता हूं Z1 I1, ठीक हो गया। यहां का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज केवीएल अप्लाई करूंगा तो यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज और प्लस यहाँ का वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से यहां, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया मेरा Z1 I1। अब यहां मैं चलूं, अब देखो, अब देखो इसमें दो तरह के, इस ब्रांच में मैंने दिखाया दो तरह का करंट, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे करंट है, एक ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करंट है, और दूसरा करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। इसी ब्रांच में, इसी ब्रांच में एक करंट ऐसे है, एक करंट ऐसे, मतलब एक करंट इस तरह से है और दूसरा करंट इसी ब्रांच में ऐसे है। तो ये म्यूचुअल, ये एलिमेंट जो है जिसमें मैं दोनों तरह के करंट दिखा रहा हूं, तो इसमें जब मैं कह रहा हूं कि ये I1 फ्लो हो रहा है, ये मेरा एज्यूम्पशन है, यानी हमेशा इसमें करंट जो फ्लो होगा इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? ये करंट I1 हमेशा I2 से बड़ा है, तभी ऐसा हो सकता है कि इस लूप में इस तरह करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये बड़ा रहेगा तभी इस छोटे वाले को काउंटर बैलेंस करके ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो मैं कितना होगा यहाँ पर रिजल्टेंट करंट, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ इंपीडेंस Z3 है, Z3 इंटू कितना फ्लो होगा इसमें? I1 माइनस I2, यही होगा ना। तो यहाँ का वोल्टेज हो गया Z3 इंटू I1 माइनस I2, यहाँ का वोल्टेज हो गया। अब यहां से यहां आ गया, ये सेम पॉइंट है। अब यहां से देखो, यहां से निगेटिव टू पॉजिटिव, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव टू निगेटिव इज द व्हाट? पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लोइंग, पॉजिटिव फ्लोइंग है। लेकिन अगर मैं ये निगेटिव, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, मूव कर रहा हूं मैं, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूं, दैट मींस इट इज द नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव गोइंग, सो इट इज माइनस V1, माइनस V1, ओके, ये वाला माइनस V1। अब मैं यहां से यहां पहुंच गया। अब केवीएल क्या कहता है? इस सब का सम कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो देखो Z1 I1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I2 इज इक्वल टू V1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर एक है कि I1 दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 I2। तो ये I1 और I2 का कंपोनेंट तो इसमें आ गया, लेकिन I3 मैं इस लूप में रखा हूं, इसका कंपोनेंट नहीं आया है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस 0 × I3, 0 × I3, मतलब I3 नहीं है, 0 है। 0 इसमें है, ये वाला वैल्यू Z की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से ये लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने। ठीक, उसी तरह नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 2। अब लूप 2 में मैं KVL अप्लाई करूंगा। मैं यहां से वैसे ही एज इट इज मैं चलना चाहता हूं, यहां से मैं चलूं ऐसे चलते हुए इस लूप में, मैं फिर यहां पहुंचना चाहता हूं। तो अब देखो यहां से यहां चलोगे, करंट इसमें मैंने दिखाया कि I2 फ्लो हो रहा है, ये है, तो पॉजिटिव फ्लो है, हायर टू लोअर जा रहा है, दैट मीन्स Z2 I2 यहाँ का वोल्टेज है। अब यहाँ आऊंगा मैं, यहाँ आऊंगा तो देखो इसमें भी दो करंट है, I2 और यहाँ I3। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूं कि इसमें ये इस लूप में करंट इस तरह चल रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में मैं कंसीडर करूंगा कि ये I2 बड़ा है, I3 छोटा है। तो मैं कर सकता हूं प्लस प्लस Z5 इंटू I2 माइनस I3, Z5 इंटू I2 माइनस I3। यहां पहुंच गया मैं। अब यहां से मैं यहां पहुंचूंगा, तो इसमें करंट सिर्फ I2 ही है, तो प्लस Z6 I2। अब मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं, अब इस लूप के कंडीशन में कह रहा हूं कि I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहां पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये I2 जो है वो I1 से बड़ा है, तभी इस लूप में इस तरह करंट फ्लो होगा। तो उस केस में मैं देखूं आई ये Z3 है ना, Z3 इंटू I2 माइनस I1, यहाँ का वोल्टेज इतना हो गया, और हम पहुंच गए यहाँ पर इज इक्वल टू होगा। ओके, तो मैं इसको सॉल्व कर दूं था। कितना होगा, तो I1 का मल्टीप्लायर यहाँ पर है, एक I1 का मल्टीप्लायर यहाँ पर I1 पहले मैं लिख दूं माइनस Z1 माइनस है Z3 I1 होगा, और कोई I1 नहीं है। उसके बाद प्लस Z2 का देखो, I2 का मल्टीप्लायर कौन कौन है, I2 Z5, I2 Z2, Z6 और Z3। तो मैं यहां लिख सकता हूं Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 प्लस Z6 I2। ठीक है, और I3 के साथ एक सिर्फ ये है माइनस I3 Z5 माइनस Z3 I2 Z सॉरी माइनस Z5 I3
दैट इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ऊपर मिटा दूं मैं यहां पर। अब मैं नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 3। क्या होगा लूप 3 में? चलो मैं फिर यहां से चलना शुरू करता हूं, ऐसे चलूंगा मैं। तो यहां से चलूंगा मैं Z4 I3, और निगेटिव से पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, मतलब -V2। यहां आ गया मैं। अब यहां से पॉजिटिव से निगेटिव प्लस Z5 इंटू I3 माइनस I2। पहुंच गया मैं यहाँ, इक्वल टू 0। यहां से इसमें I1 का कंपोनेंट नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं 0 इंटू I1, और I2 का कंपोनेंट देखूं मैं I2 Z5 माइनस Z5 I2 प्लस, अब I3 के जितने होंगे, I3 से कौन है यहाँ पर देखो Z4 और ये Z5, इसके साथ मल्टीप्लाई है, प्लस Z4 प्लस Z5 इंटू I3 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी, तो ये एक इक्वेशन नंबर 3 बनता है। 3 इक्वेशन मुझे मिल गए। अब यहां से मैं एक देखोगे तो एक यहां से मैं इस तीनों इक्वेशन से, तीनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों से एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकता हूँ। दैट यहाँ पर एक है, ये इसमें 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 है, V2 यहाँ पर छूट गया, सॉरी। यहाँ पर V2, ये यहाँ पर माइनस है, इधर जाएगा तो ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन से मैं एक मैट्रिक्स बना सकता हूं। देखो तो, साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैट्रिक्स बना सकते हैं ना? मैं मिटा दूं ये, तो देखो मैं कैसे मैट्रिक्स बना सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को समराइज करूंगा अगर, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0, ठीक है, और जीरो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 माइनस Z3 और Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 प्लस Z6 दूसरा एलिमेंट। अब तीसरा एलिमेंट इसमें क्या होगा? Z5 माइनस Z5 माइनस Z5। इक्वेशन नंबर 3 0, और यहाँ Z5
Z4 प्लस Z5, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं देखूं इसको ऐसे मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि इसमें करंट मल्टीप्लाई है सब में, Z1 प्लस Z3 इंटू I1, उसके बाद माइनस Z3 I2, यहाँ पर आ जाएगा I2 माइनस Z3 I2, 0 इंटू I3, 0 इंटू I3। उसी तरह देखोगे इक्वल टू, ये बराबर होगा इधर का इक्वेशन 1 में है V1, 2 में है 0 और 3 में है V2। इस तरह से देखोगे तो ये क्या मैट्रिक्स फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो इक्वेशन से मैंने बताया। अब मैं आगे तुमको बता दूंगा कि डायरेक्ट तुम कैसे नेटवर्क देख करके ये मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, वो आगे हम पहले यहाँ के क्वेश्चन पे हमें देखना जरूरी था। तो अगर देखोगे इस तरह से मैट्रिक्स, तो मैं लिख सकता हूं ये एक जेड का मैट्रिक्स है और ये आई का मैट्रिक्स है, इक्वल टू वोल्टेज का मैट्रिक्स है। Z इंटू आई इज इक्वल टू बी, यही कह दिए, यही ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ यही है, रेजिस्टेंस इंटू करंट आर आई इज इक्वल टू बी, भी इज इक्वल टू आई आर, यही है ना। और हम यहां पर देख रहे हैं इसी तरह से हो रहा है। अब इस जेड मैट्रिक्स में ये एलिमेंट जो हम लेना चाहेंगे, ये एलिमेंट कैसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो अगर देखोगे तो मैं फिर से ड्रॉ कर दूं तो वहां से मुझे पता चल जाएगा, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसको मैं कैसे बनाऊं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33 into I is equal to वोल्टेज V। ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूं Z11 क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 1 और 1, 2 1 दिया है मैंने, यहां पर 2 1 दिया है, 1 1, Z11 ये इंडिकेट करता है कि ये पहला लूप का इंपिडेंस जो है कितना है। तो अगर ग्राफ से देखोगे, सॉरी नेटवर्क से देखोगे, तो यही है ना तुम्हारा नेटवर्क। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पर, ऐसे होगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यही नेटवर्क था तुम्हारा ना। यही था नेटवर्क तुम्हारा, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 एंड Z6, यही था। ये था V1, ये V2। मैं छोटे तौर पर यहां से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये Z11 क्या है,
ये Z12 क्या है, Z13 क्या है, ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि Z11 या फिर यहां देखो 22, यहां 33, ये जितने भी सिमिलर ये हैं 11, 22, 33, ये क्या इंडिकेट करते हैं, उस लूप का इंडिविजुअल अपना सेल्फ इंपीडेंस, उस लूप का सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 1। ये Z22 क्या इंडिकेट करते हैं, द सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 2। Z33 सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 3। Z12 क्या इंडिकेट करते हैं, द इंपीडेंस, द म्यूचुअल इंपीडेंस। अभी ये सेल्फ इंपीडेंस है, ये है म्यूचुअल इंपीडेंस। म्यूचुअल इंपीडेंस मतलब लूप 1 और 2 में दोनों में वो इंपीडेंस कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। Z13 लूप 1 और लूप 3 में जो इंपीडेंस कॉमन है। उसी तरह Z21 इंडिकेट करता है कि लूप 2 और लूप 1 में कॉमन ये कॉमन है, और Z22 सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 2। इसी तरह Z23, Z31, Z32, Z33। क्लियर है। तो अगर देखें, अब देखो यहां पर पॉजिटिव साइन, ये देखो Z11, इस लूप में देखोगे, इस लूप में देखोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये है Z1 और Z3, Z1 प्लस Z3, देखो Z1 प्लस Z3, Z11 यही है। इसको मैं इंडिकेट एकदम सिमिलर, Z11 क्या है, Z1 प्लस Z3, और इस लूप में मैं देख रहा हूं तो Z1 और Z3 दो ही है इंपीडेंस, ठीक है, इस लूप में। तो सेल्फ इंपीडेंस हो गया Z1 प्लस Z3। अब Z12 यहां पर Z12 क्या है, द म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन लूप 1, ये लूप 1 है तुम्हारा, I1 लूप 1 है, ये I2 लूप 2 है, और ये I3 लूप 3 है। तो इस लूप और इस लूप के बीच में म्यूचुअल, दोनों का म्यूचुअल इंपीडेंस क्या है, Z3। अब Z3 तो अगर यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस नहीं थे, यहां माइनस दिए हैं। यहां माइनस का मतलब है कि इस ब्रांच में ये दोनों करंट जो है I1, दोनों लूप करंट एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहा है। जहां भी जिस भी ब्रांच में करंट अगर अपोजिट फ्लो होगा एक दूसरे के, वहां का म्यूचुअल इंपीडेंस को हम लोग निगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। ये मोटे तौर पर बात समझ लो। तो देखो यहां पर 1 और 2, ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट फ्लो, अगर यही इस तरह से और ऐसे होता, मतलब दोनों उस ब्रांच में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होते, तो फिर मैं यहां पर निगेटिव नहीं देता, यहां पर मैं पॉजिटिव देता। तो देखो Z12 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर माइनस Z3 आ गया, ठीक। अब यहां पर 0 मतलब Z13 कह रहा है, Z13 मतलब लूप 1 और लूप 3 का म्यूचुअल इंपीडेंस। तो देखो लूप 1 और लूप 3 में कोई इंपीडेंस है म्यूचुअल, नहीं है, दैट मीन्स 0, ठीक। उसी तरह आप फिर आ जाओ, Z21 सेम, माइनस Z3, उसके बाद Z22 क्या है, द Z22 सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 2, Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 प्लस Z6, देखो Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 प्लस Z6, यही आता है। हाँ, तो इस तरह से हम डायरेक्ट लूप को, ये इक्वेशन बनाने के बगैर डायरेक्ट मैं इस लूप से ही, इस नेटवर्क से ही मैं ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। ये मैट्रिक्स डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा Z22। उसी तरह Z2 और 3 में क्या है, Z5, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन करंट है, सो माइनस Z5, सी है माइनस Z5। उसके बाद आता है Z31, अगेन Z31 मतलब म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन लूप 3 एंड लूप 1। तो लूप 3 और लूप 1 में म्यूचुअल इंपीडेंस कोई नहीं है, तो इट इज 0 है।
उसी तरह Z32 क्या इंडिकेट करता है? Z32 ये इंडिकेट करता है कि लूप 3 और लूप 2 में म्यूचुअल इंपीडेंस, अगेन इट इज -Z5 है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है -Z5, एंड Z33 इज द सेल्फ इंपीडेंस ऑफ लूप 3। तो कितना है? Z4 प्लस Z5, यही देखो Z4 प्लस Z5। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो, कहीं कभी भी तुम डायरेक्ट नेटवर्क से ये मैट्रिक्स बना सकते हैं इनटू आई। अब इसमें देखो, अब इसके बाद यहाँ पर I1 I2 I3 तो लूप करंट है, मैं इंडिकेट कर दूंगा इज इक्वल टू वोल्टेज का V1। देखो इस लूप में वोल्टेज क्या है? V1 है। इस डायरेक्शन में मैंने लूप जिस डायरेक्शन में लिया और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया है। तो इस डायरेक्शन में भी देखो, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, करंट ऐसे ही फ्लो होगा ना। इसमें भी माइनस है, प्लस है, तो करंट ऐसे ही फ्लो होगा ना। तो यहाँ का लूप वन के साथ है V1, लूप 2 में देखो किसी तरह का कोई सोर्स नहीं है, तो वहां हो गया 0, और लूप 3 में सोर्स V2 है, वो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस नेटवर्क से डायरेक्ट ये मैट्रिक्स, ओके। अब जब जैसे ही तुम मैट्रिक्स बना लेते हो इस तरह का, फिर इसको सॉल्व करना आसान होता है। क्रैमर्स रूल तुम लोग पढ़ते हो, सब लोग क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे और सीधे मैं यहां से सॉल्व करूंगा। तो यहां से I1 डायरेक्ट, मुझे I1 निकालना आसानी रहेगा। I1 इज इक्वल टू यहाँ का करंट, मतलब लूप 1 का करंट, हाँ, I1 इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अब इसको ही मैं कर दूंगा I2 क्या लिखेंगे? डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और I3 इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है, डेल्टा क्या है? तो सबसे पहले हेयर डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस पूरे ये जेड मैट्रिक्स जो मेरा बना है इसका डिटर्मिनेंट, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3, 0 माइनस Z3, इसमें हो गया Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 प्लस Z6, ठीक है। और और यहाँ पर हो गया माइनस Z5, और यहाँ पर क्या होगा? 0 माइनस Z5, और यहाँ Z4 प्लस Z5। ये डिटर्मिनेंट निकालना, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा की। उसी तरह डेल्टा 1 का क्या होगा? डेल्टा 1 क्या होगा? ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा। अब इसमें और उसमें क्या अंतर हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज का इधर का है इक्वल के बाद जो है, इसको मैं इस फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस, इस एलिमेंट से इसको मैं यहां पर ला दूंगा और इसको मैं हटा दूंगा, मतलब मैं इसको रिप्लेस करूंगा किससे? इस वोल्टेज से, इस वोल्टेज कॉलम से। तो यहां पर आ जाएगा मेरा कितना? V1 0 V2, और फिर एज इट इज सारे माइनस Z3 0, और यहाँ पर हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 प्लस Z6, और यहाँ हो जाएगा माइनस Z5, यहाँ माइनस Z5, और ये हो जाएगा Z4 प्लस Z5।
ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। डेल्टा 1 हो गया। उसी तरह डेल्टा 2 बना लोगे, लिख देता हूँ। उसके बाद डेल्टा 2 यहीं पर ड्रॉ कर, डेल्टा 2। चलो डेल्टा 2, डेल्टा 2 यहाँ आ गया, डेल्टा 2, डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में भी, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख, सारे डिटरमिनेंट फॉर्म। अब क्या करूंगा, इस V1 को इसके सेकंड कॉलम पर रिप्लेस कर दूंगा, इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दूंगा इसको। इस कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा मैं इस एलिमेंट से, V1 इस कॉलम से। तो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा मेरा, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0, लेकिन सेकेंड वाला रिप्लेस हो जाएगा उससे, दैट इज V1 0 एंड V2, और थर्ड वाला एज इट इज रहेगा 0 माइनस Z5 और Z4 प्लस Z5। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, डेल्टा 2 हो गया। उसी तरह डेल्टा 3, डेल्टा 3 क्या होगा, यहां मैं लिख दूं, यहीं पर लिखता हूं मैं, डेल्टा 3 इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसका जो थर्ड कॉलम है इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। तो मैं यहां पर सिर्फ इसको, ये तो एज इट इज रखूंगा मैं, कितना है Z1 प्लस Z3, ये क्या है माइनस Z3, और ये है 0। अब इसकी जगह पर ला दूंगा मैं V1 0, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। ये तीनों डिटरमिनेंट, चारों डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा, ये चारों डिटरमिनेंट निकालोगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहां से तुम्हारा करंट, लूप करंट निकल जाएगा, I1 I2 I3। जब ये I1 I2 I3 निकल जाएगा तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो इजिली निकल जाएगा, या फिर किसी भी ब्रांच में करंट कितना है वो तुम पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। हाँ, प्रॉब्लम्स करके जब प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा और खुलासा होगा। हाँ, चलो आज के लिए इतना काफी।